हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट हेजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट द इंटायर टॉपिक, आपको दो शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। हेजार्ड्स क्या होते हैं और वल्नरेबिलिटी क्या होती है। देखिए, हेजार्ड्स का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ डैमेजिंग फिनोमेना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा साइक्लोन, साइक्लोन इज अ हेजार्ड, आप हेल्थ हेजार्ड्स कहते हैं। तो फिजिकली जो हेजार्ड्स अकर हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डस्ट स्टॉर्म्स की बात कर सकते हैं, आप ड्रॉट्स की बात कर सकते हैं। ये जो इवेंट्स हैं ये हेजार्ड्स हैं, राइट, बिकॉज दे आर डैमेजिंग, दे आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। साइक्लोन आ गया, डैमेजिंग, राइट। लेट्स से कोई हेल्थ हेजार्ड हो गया, अगेन डैमेजिंग। कोल्ड वेव आ जाती है बहुत ज़्यादा, डैमेजिंग। तो ये सब चीज़ें आपकी हेजार्ड्स होती हैं। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, कितना डिग्री ऑफ लॉस हो सकता है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर हेजार्ड। ठीक है, तो कभी कभी ना आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको हेजार्ड्स और वल्नरेबिलिटी का एग्जैक्ट मतलब ही पता नहीं होता। हम जो है हम डिजास्टर मैनेजमेंट पे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपको याद हो, जब भी हम फिजिकल फिनोमेना की बात करेंगे, कोल्ड वेव्स की बात करेंगे, हीट वेव्स की बात करेंगे, तो वो हेजार्ड्स होंगे। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ लॉस होगा उतनी हमारी क्या होगी, वल्नरेबिलिटी होगी। दैट्स इट। ठीक है, सो बेसिकली रिसेंटली आपके IMD ने इंडिया की पहली क्लाइमेट हेजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस जो है लॉन्च की है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है कि रिसेंटली क्लाइमेट हेजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च की है, किसने लॉन्च की है? आपका आंसर क्या होगा? IMD। वेरी वेरी सिंपल। किसने डेवलप की है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो IMD में ही क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज हैं, दे हैव एक्चुअली डेवलप्ड, द साइंटिस्ट ओवर देयर हैव डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर एटलस। पहले दो सवाल, राइट। इफ यू आर वेरी लकी इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, इफ नॉट थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है जी। अब कैसे उन्होंने बताया, लाइक बेसिकली आपने हेजार्ड्स की बात की, तो किस तरह के हेजार्ड्स हैव दे कवर्ड, राइट। आपको पता है इंडिया में एक्सट्रीम रेनफॉल का प्रॉब्लम है, राइट। मॉनसून कभी कभी डिले हो जाता है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है। तो इंडिया में जो जो इश्यूज हैं, जो जो फिजिकल हेजार्ड्स हैं, उन सभी फिजिकल हेजार्ड्स को ये फीचर करती है। एक्सट्रीम रेनफॉल का प्रॉब्लम है इंडिया में। इंडिया में आप देखोगे ड्रॉट्स का भी प्रॉब्लम है। मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जो वेस्टर्न घाट्स है, राइट, वेस्टर्न घाट्स पे आपने बहुत बार पढ़ा है ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, राइट। ओरोग्राफिक रेनफॉल में हमने क्या पढ़ा है कि क्या होता है कि यहाँ पे जो पहाड़ हैं उनके एक तरफ तो बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, लेकिन क्योंकि जिन क्लाउड से रेनफॉल हो रही है वो क्लाउड्स एक तरफ अपनी मेजॉरिटी रेनफॉल कर चुके हैं, यही जब दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो मिनिमम रेनफॉल होती है, बिकॉज मेजॉरिटी रेनफॉल तो यहाँ पे हो चुकी है, राइट। अमाउंट ऑफ वाटर इन दोस क्लाउड्स आर लिमिटेड। ठीक है, तो एक ही तरफ यदि रेनफॉल होगी, दूसरी तरफ के लिए पानी ही कम बच जाता है। सिंपल शब्दों में, टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है, हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन टेक्निकल सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं यही है। तो यही आप देखोगे कि इन रीजन्स में, अब यहाँ पे जो भी रीजन्स है यहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तभी आप देखते हो गुजरात के कुछ रीजन्स, महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं विदर्भा, मराठवाड़ा वाले रीजन्स, यहाँ पे आप देखोगे कि ड्रॉट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि रेनफॉल बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेनफॉल आ गई होती है, राइट। सिमिलरली आप देखोगे कोल्ड वेव, हीट वेव्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। आप देखते हो कई बार हीट वेव से आप न्यूज में देखते हो पीपल एंड अप डाइंग, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, राइट। सिमिलरली आप देखते हो कि डस्ट स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। डस्ट स्टॉर्म्स ना, ऑल्दो लेट मी टेल यू, मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि इंडिया में डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म्स क्यों होते हैं, बट मैं आपको ना बहुत सिंपल शब्दों में भी समझाती हूँ, लेटर आप ये वीडियो भी देखिए। देखिए होता क्या है, अगर हम इस तरफ की बात करें वर्ल्ड में, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं यहाँ पे। तो डेजर्ट से जो है हवाएं विच आर कैरिंग डस्ट इंडिया की तरफ आती हैं, लेकिन इंडिया में यहाँ पर है आपकी अरावली, राइट। अरावली की पहाड़ियां हैं, तो क्या होता है, मेजॉरिटी डस्ट स्टॉर्म जो है, मेजॉरिटी ऐसी हवाएं जो डस्ट को कैरी कर रही हैं फ्रॉम दीज डेजर्ट रीजन्स, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, अरावलीज उनको रोक लेती है और मिनिमम डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं बाकी रीजन्स की तरफ
पहुंचते हैं। इसलिए आप देखते हो बहुत मिनिमल डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक रीजन में आते हैं। डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन जस्ट उतना ही है जितना मैंने आपको बताया है। सिमिलरली आप देखते हो बारिशें हो रही है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, साइक्लोन्स कितने ज़्यादा आते हैं इंडिया के आसपास। आप देखते हो कि डिफरेंट साइक्लोन्स के डिफरेंट नाम हैं। स्नोफॉल, लाइटनिंग का इशू, बहुत ज़्यादा विंड्स, फॉग, जितने भी हेजार्ड्स हैं, जितने भी फिजिकल फिनोमेनाज हैं, हर एक चीज़ को इस एटलस ने जो है कवर किया है। मैं आगे जाके आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगी किस तरह से वहां पे केटर किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस तरह के इवेंट्स को या किस तरह के हेजार्ड्स को कवर किया जा रहा है, आप इनको एक बार डेफिनेटली पढ़ लें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्रीलिम में आंसर आपके सामने है, ऑल यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई। So if you are lucky, you can actually get an easy question. अब इन्हें कैसे पता लगा कि किस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, किस तरह के हेजार्ड्स हो सकते हैं, कितने ज़्यादा वल्नरेबल है? They have actually used the Met Department's historical climate data. अभी तक का जो क्लाइमेट डेटा है, फॉर एग्जाम्पल सरकार के पास इतने सालों का डेटा है कि कहाँ पे रेनफॉल का प्रॉब्लम है, कहाँ पे डस्ट स्टॉर्म का प्रॉब्लम है, तो उसी डेटा को कोलेट करके एक प्रॉपर एटलस बनाई गई। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरी एटलस में दे हैव एक्चुअली गिवन 654 मैप्स। आपने देखा एटलस कह रही हूं मैं, सो बेसिकली देयर विल बी मैप्स, सो 640 मैप्स हैं टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड 640 मैप्स में आप देखोगे कोई भी फिनोमेना, चाहे कोल्ड वेव का फिनोमेना हो, हीट वेव का फिनोमेना हो, मंथ वाइज बताया गया है कि क्या फिनोमेनास हो सकते हैं, और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी एनलिस्ट किया गया है कि किन डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह की वल्नरेबिलिटी है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कितना ज़्यादा रिस्क है, इनको भी केटर किया गया है कि नील, बिल्कुल ही रिस्क नहीं है, राइट, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, डिफरेंट जो है कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। हो सकता है किसी रीजन में हम साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन का रिस्क ही ना हो, इनलैंड रीजन हो। कोई रीजन ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल ही कोस्ट के पास है, तो वहां पे रिस्क वुड बी वेरी हाई। अब अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं वेबसाइट, तो आप देखिए कोल्ड वेव, हीट वेव, ड्रॉट, फ्लड, हर एक चीज को डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। मंथ्स भी कैटेगराइज किए हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। तो बेसिकली मंथ्स दिए हुए हैं, हेजार्ड्स दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स भी दी हुई हैं कि कहाँ पे किस तरह के जो है इवेंट्स हो सकते हैं। तो इनसे एसोसिएटेड अगर प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस समझनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर एटलस का एडवांटेज क्या है। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज जो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट में है। अब हिस्टोरिकल डेटा देखते हुए इजीली रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कौन से रीजन्स हैं जहां पे साइक्लोन्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वहां साइक्लोन के लिए प्रिपेयर्डनेस आप इजीली कर सकते हैं, राइट। वार्निंग्स भी देने में मदद हो सकती है, क्योंकि अब आपको पता है कि लेट्स से कि कौन से मंथ में भी इस तरह के साइक्लोन्स आते हैं। एंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर, इनको मिटिगेट करने में स्ट्रैटेजीज भी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि आपने देखा मंथ वाइज भी अवेलेबल है। अगर अपन मैप्स को ओपन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डेटा दिया हुआ है। सो दिस इज समथिंग जो कि आप डेफिनेटली अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि इस एटलस की सिग्निफिकेंस क्या है, तब भी आप इन सभी पॉइंट्स को केटर कर सकते हैं। अगेन GS2 में भी इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। अगर आपको ऑलरेडी पता है डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं, तो ऑलरेडी जो है आप उसके लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप बना सकते हैं, राइट। प्लस गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन पे हमारा फोकस है कि जितने छोटे छोटे लेवल्स पे आप चीज़ों को मैनेज कर सकें आप करें। तो अब आप डिसेंट्रलाइज प्लानिंग भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो गवर्नेंस में भी एक बहुत ही डिफरेंट मॉड्यूल की इंप्लीमेंटेशन की यहाँ पर बात हो सकती है। प्लस हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हमेशा हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है क्लाइमेट स्मार्ट होना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंट होना चाहिए। हम कैसे बनाएंगे? जब हमारे पास डेटा अवेलेबल है। सिमिलरली मान लीजिए इकोनॉमिक चीजों के लिए आपको इंफ्रा बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ड्रॉट का प्रॉब्लम है, कहाँ पे लेट्स से वाटर का क्राइसिस है, कहाँ पे मान लीजिए ब्रिजेस की जरूरत है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन ओनली व्हेन यू हैव सच एन एटलस। सिमिलरली हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। कैसे पता होगा? जब आपके पास इस तरह का डेटा होगा, राइट। सिमिलरली जब आप एनवायरमेंट एथिक्स की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि CNG यूज करना शुड बी मेड मैंडेटरी इन सर्टेन स्टेट्स, तो बेसिकली आप एथिक्स वहां पे डेवलप कर रहे हैं,
राइट। तो एनवायरमेंट एथिक्स में भी जब आपके पास इस तरह का डेटा होगा आप उन्हीं चीजों को इनकलकेट कर सकते हैं। सो आइडिया बहुत सिंपल है कि जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका यूज है, नहीं, इनका GS1 में यूज है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से आपको ज्योग्राफी से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको सोशल इश्यूज में सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट ये भी तो है कि आप डिजास्टर से खुद को बचाएं। तो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनका यूज है। GS2 में गवर्नेंस के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, GS3 में एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, GS4 में एथिक्स, तो इन सभी जगहों पे इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। नाउ यू अंडरस्टूड, अगर आपको पेपर वाइज क्वेश्चन आता है GS 1 2 3 4 में, कहां इसको आप एज एग्जांपल यूज कर सकते हैं। यू ऑल्सो अंडरस्टूड कि अगर इस एटलस पे आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाए कि इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट widening your line of thought. This is what we're trying to do here in Sleepy Classes कि आप बस स्टैंडर्ड चीजें ना पढ़ें, आप और ज्यादा उन चीजों को समझें और इंटरकनेक्शंस करें, क्योंकि इसी के जो है फाइनली मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द एंड आई वांट यू टू सॉल्व अ क्वेश्चन। 2020 में क्वेश्चन आया था ये। Now this is one of those questions जो अगर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, थोड़ा सा समय लग सकता है डेटा ढूंढने में, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहला एस्पेक्ट आपका हो कि एलिमिनेट करके आप क्या आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़िए और मुझे डेफिनेटली इनका आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। डू लेट मी नो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप और पढ़ना चाहते हैं, जिनके बारे में आप और समझना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी टॉपिक्स आपके लिए कवर करें। तो चलिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।